क्लास 11 यूनिट नंबर 1 लेक्चर नंबर 13। एक्चुअली में यह लेक्चर नंबर 13 जो है यह जो है कल ही यानी थर्सडे को ही अपलोड होना था, लेकिन पूरा क्लास रिकॉर्ड हो गया। ऑडियो जिसको कहते हैं ना आवाज, मेरी आवाज ही रिकॉर्ड नहीं हो पाई, पता नहीं कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया जिसके कारण कल आप लोगों तक ये वीडियो नहीं पहुंच पाया। ठीक है, इसके लिए मुझे बहुत खेद है। आज से यूनिट 1 का टॉपिक जो है वो बदल रहा है। धीरे धीरे हम लोग यूनिट 1 के अंतिम टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप लोगों को बोर्ड पर दिख रहा होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, यानी मूल मात्रकों का निरूपण। ये आप लोगों को 3 फंडामेंटल यूनिट्स, यूनिट ऑफ मास, यूनिट ऑफ लेंथ एंड यूनिट ऑफ टाइम, यानी द्रव्यमान के मात्रक का निरूपण, लंबाई का, समय का, 3 का आप लोगों के सामने यहां दिख रहा होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये है क्या, इसका क्या पर्पस यानी क्या उद्देश्य है, हम लोग क्या चीज को पढ़ने वाले हैं, क्या चीज हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले ये क्या है, इसके पीछे की चीजों को मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूं, आप लोग उसको बड़े ध्यान से समझेंगे। ठीक है, जैसे कुछ उदाहरण इस तरफ एग्जाम्पल देने के लिए मैंने इस तरफ खाली रखा है, इसीलिए इसको मैंने उस तरफ पहले से नोट करके रखा है। आप लोग भी वीडियो को रोक करके उतना जितना पोर्शन दिख रहा है उसको आप लोग अपने कॉपी पर नोट कर लेंगे। ध्यान दें यहां, जैसे आप लोगों को याद होगा क्लास 9 वगैरह में, क्लास 9 में या 8 में जहां भी है, जैसे रहता था इंग्लिश मीडियम सवाल फिजिक्स में, मास ऑफ ए बॉडी इज 5 kg, एक वस्तु का द्रव्यमान 5 kg है, तो हम लोग कॉपी पर लिखते थे m इक्वल्स टू 5 kg लिखते थे। आप लोग को अच्छी तरह से याद है। जैसे अगर फिजिक्स में सवाल रहता था द टाइम टेकन बाय बॉडी टू कवर कोई भी डिस्टेंस, ठीक है, इज 20 सेकेंड, एक वस्तु द्वारा लिया गया समय 20 सेकेंड है, तो हम लोग कॉपी पर लिखते थे t इक्वल्स टू 20 सेकेंड। अब जरा आप लोग इधर ध्यान दें, बाईं तरफ, इधर तो हो गया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंग्लिश में मैग्नीट्यूड बता दिया गया है, हिंदी में परिमाण। इसको तो आप लोगों को पता चल ही गया, इसको कहते हैं यूनिट यानी मात्रक। अब जरा आते हैं दूसरे सवाल में। मान लेते हैं कि फिजिक्स में कोई दूसरा सवाल हम लोग बना रहे हैं, उसमें दिया हुआ है द मास ऑफ ए बॉडी इज 15 kg, यानी एक वस्तु का द्रव्यमान 15 kg है, तो हम लोग कॉपी पर लिखते थे m इक्वल्स टू 15 kg। ठीक है, अब जरा दोनों सवाल, इस सवाल में भी और इस सवाल में भी जरा हम लोग समानता को ढूंढते हैं। ये जो वैल्यू आप लोग देख रहे हैं, ये वैल्यू तो सवाल अलग अलग रहेगा तो वैल्यू बदल जाएगा, लेकिन इधर जरा आप लोग ध्यान दें, ये तो सेम रह गया। इस m को हम लोग क्या कहते हैं, m को कहते हैं हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मास, यानी द्रव्यमान के परिमाण का निरूपण। तो ये जो है, ये जो m है, कोई भी आप सवाल बनाएंगे उसमें अगर मास दिया रहेगा, द्रव्यमान दिया रहेगा, हम लोग उसको कॉपी पर m से ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण को। बात समझ में आया। मैं एक एग्जांपल आप लोगों को और दे रहा हूं ताकि मामला पूरी तरह से क्लियर हो जाए, क्योंकि नया टॉपिक है ये इस चैप्टर यूनिट 1 का। आने वाले कुछ दिनों में संकल्प में ऑफलाइन क्लासेस की भी संभावना दिख रही है,
जो विद्यार्थी क्लास 11 के ऑफलाइन करना चाह रहे हैं वो मुझे मैसेज करेंगे अपना नाम, ठीक है, अपना नाम, सब्जेक्ट और व्हाट्सएप नंबर के साथ मुझे व्हाट्सएप करेंगे कि जिनको जिनको ऑफलाइन करना है वे मुझे व्हाट्सएप करेंगे कल मॉर्निंग से, ठीक है। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखेंगे। जैसे मान लेते हैं कोई फिजिक्स में हम लोग सवाल बना रहे हैं कि कोई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का डिस्टेंस यानी लेंथ यानी लंबाई दिया है, सपोज 5 मीटर, तो हम लोग कॉपी पर लिखते हैं L इक्वल्स टू 5 मीटर। तो यहां L किसको रिप्रेजेंट किया? ये रिप्रेजेंट किया मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ, ध्यान रखेंगे, लंबाई का परिमाण। लेकिन इसमें L तो हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ, लंबाई का परिमाण। मीटर को क्या कहेंगे? मीटर को कहेंगे यूनिट ऑफ लेंथ यानी लंबाई का मात्रक। अब जरा ध्यान देंगे, ये L से हम लोगों ने मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ यानी लंबाई के परिमाण को रिप्रेजेंट किया। मीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिट ऑफ लेंथ। इसी यूनिट ऑफ लेंथ यानी लंबाई के मात्रक को हम लोग सिंबल दे देते हैं L। क्या दे देते हैं? L। लेकिन अब परेशानी यह होती है, अगर कहीं ऐसे लिख दें L तो अब ये पता नहीं चलता। इस लाइन को आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे, यही पूरा जो है कंफ्यूजिंग लाइन है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, मैं 2-3 बार रिपीट करूंगा। अगर कहीं ऐसे L लिखा हो तो ये पता ही नहीं लगता है इस L को देख करके कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ को डिनोट कर रहा है यानी लंबाई के परिमाण को निरूपित कर रहा है या यूनिट ऑफ लेंथ लंबाई के मात्रक को डिनोट कर रहा है, ये पता नहीं चल रहा है। इसलिए यूनिट ऑफ लेंथ हो, लंबाई का मात्रक, इसको ये यूनिट को रिप्रेजेंट करे, इसलिए इसको हम लोग बड़ी ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब जरा ध्यान देंगे आप लोग, ध्यान देंगे, जैसे अगर खाली M लिखा हुआ है फिजिक्स के लैंग्वेज में, तो अब हम लोग इसको M देख करके पता ही नहीं, अगर पूछेंगे कि अच्छा बताओ जी ये M जो है ये यूनिट ऑफ मास को रिप्रेजेंट कर रहा है या मैग्नीट्यूड ऑफ मास, यानी ये M द्रव्यमान के मात्रक को द्रव्यमान के मात्रक को निरूपित कर रहा है या द्रव्यमान के परिमाण को, तो पता नहीं चलेगा। इसलिए जैसे मास है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, द्रव्यमान, इसमें 2 चीजें होगी, एक तो इसका होगा मैग्नीट्यूड का रिप्रेजेंटेशन यानी परिमाण, और दूसरा होगा यूनिट का रिप्रेजेंटेशन यानी मात्रक। तो इसको हम लोग चाहे स्मॉल m या नहीं तो कैपिटल M से डिनोट कर देते हैं, लेकिन यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल M तो देते हैं, लेकिन कैपिटल M खाली अगर दे देंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा दोनों में, इसको हम लोग क्या करते हैं, बड़ी ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो ये जब बड़ी ब्रैकेट में बंद हो तो आप लोग समझ जाएंगे ये फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट का रिप्रेजेंटेशन है, यानी मूल राशियों के मात्रकों का निरूपण है। ठीक है, उम्मीद है इतने दूर तक आप लोग समझ गए होंगे। आइए हम लोग इसके आगे समझते हैं। अब आप लोग कहेंगे जैसे ये तो मास यानी द्रव्यमान की बात हो गई, ठीक इसी तरह से लेंथ
फंडामेंटल क्वांटिटी है लंबाई, इसका भी दो चीज होगा, एक तो मैग्नीट्यूड यूनिट, तो मैग्नीट्यूड यानी परिमाण को हम लोग चाहे स्मॉल एल या कैपिटल एल से दर्शा देंगे, लेकिन जहां तक यूनिट का सवाल है इसको कैपिटल एल को ब्रैकेट में डाल दें। तो ध्यान रखिएगा जहां ब्रैकेट पड़ा आप लोग 100% गारंटी दे देंगे कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिट को यानी मात्रक को। अब आप लोग इतने दूर तक समझने के बाद सोच रहे होंगे कि फंडामेंटल यूनिट्स यानी मूल मात्रक तो टोटल 7 हैं, यहां आप लोगों के सामने 3 ही क्यों दिख रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि फंडामेंटल यूनिट्स तो टोटल है, नंबर ऑफ फंडामेंटल यूनिट 7 है, मूल मात्रक 7 हैं, तो यहां 3 ही क्यों दिख रहे हैं। उसके पीछे का कारण भी मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूं। अभी हम लोगों को आने वाले 4-5 चैप्टर तक 7 में से यही 3 फंडामेंटल यूनिट से हम लोगों को पाला पड़ने वाला है, इसीलिए मैंने चौथे की तरफ कदम नहीं बढ़ाया है, क्योंकि जब उसकी जरूरत पड़ेगी तब हम लोग उस समय उस पर आ जाएंगे। फिलहाल हम लोगों को अभी काफी समय तक इसी 3 से हम लोगों को मतलब रहेगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट ऑफ मास m, द्रव्यमान के मात्रक का निरूपण m। लेकिन ध्यान रखिए आप लोग, फिर से मैं आप लोगों को अलर्ट कर दे रहा हूं, बड़ी ब्रैकेट में डालना नहीं छोड़ेंगे आप लोग, क्योंकि अगर खाली m दे दिए तब तो ये कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये द्रव्यमान के परिमाण को दर्शा रहा है या मात्रक को पता नहीं चल रहा, यानी ये मैग्नीट्यूड ऑफ मास को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर यूनिट ऑफ मास को पता नहीं चल रहा। इसलिए m और m का ब्रैकेट में बंद, ये हो गया मैग्नीट्यूड परिमाण, ये हो गया यूनिट यानी मात्रक। बात समझ में आया। इसीलिए मैंने अभी 3 तक ही आप लोगों को सीमित रखा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ठीक है, आपने इस तीनों को रिप्रेजेंट किया, निरूपित किया, आपने समझाया, हम लोगों ने समझ लिया, उद्देश्य क्या है। क्योंकि एक बात आप लोग जरूर समझ रहे होंगे या गौर किए होंगे, जब तक हम लोग किसी भी टॉपिक को जब पढ़ते हैं, अगर हम लोगों को उस टॉपिक के उद्देश्य का पता चल जाता है, पर्पस, ठीक है, उद्देश्य का अगर पता चल जाता है, टॉपिक को पढ़ने का जो इंटरेस्ट है और क्यूरियोसिटी जो है, उत्सुकता जो है, वो बढ़ जाती है। उम्मीद है आप लोग मेरी इस बात से सहमत जरूर हो रहे होंगे। इसलिए मेरी हमेशा से कोशिश रहती है, जब भी हम लोग किसी भी यूनिट, किसी भी चैप्टर के किसी भी टॉपिक को पढ़ें, उसका उद्देश्य पहले क्लियर हो जाना चाहिए। पर्पस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टडीइंग सच टॉपिक, इस तरह के टॉपिक को पढ़ने के पीछे उद्देश्य क्या है। तो आइए मैं आप लोगों को इसका पहले उद्देश्य समझाता हूं। उम्मीद है आप लोग ध्यान से समझ रहे होंगे, उम्मीद की जा रही है। ऑनलाइन में तो पता ही नहीं चलता है कौन विद्यार्थी कितने ध्यान से समझ रहे हैं और कौन विद्यार्थी कितने ध्यान से नहीं समझ रहे हैं। थोड़ी सी डिमेरिट है ऑनलाइन का। ऑफलाइन में तो चेहरा देख करके मैं समझ जाता हूं इसको कितना लोड ले रहा है। आइए हम लोग समझते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टडीइंग दिस टाइप ऑफ टॉपिक, इस तरह के टॉपिक को पढ़ने के पीछे का उद्देश्य क्या है। आइए मैं पहले आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल देना चाह रहा हूं, ध्यान दें। सॉरी, अगर आप लोगों से, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या पूछ रहा हूं। अगर आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाए, आप लोग आज ध्यान दे रहे होंगे, आज जो है वीडियो के कैमरे का एंगल थोड़ा सा आप लोगों को अलग दिख रहा होगा, अंतर आप लोगों को दिख रहा होगा, कैमरे का एंगल में थोड़ा अंतर है। पहले जो है, पहले जब मैं आप लोगों के सामने बोलता था तो ऐसे रहता था, अब ऐसे करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि कैमरे की ऊंचाई को मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है ताकि पैरेलल हो जाए। पहले क्या था, ऐसे आ रहा था। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किया कि सर कैमरे का एंगल थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है।
तो फिर मैंने कैमरे के एंगल को 3-4 दिन पहले सेट किया है, हो सकता है आप लोगों को ये एंगल बेहतर लग रहा होगा। अगर किसी को ये एंगल बेहतर नहीं लग रहा होगा तो वो कमेंट करेंगे, हालांकि उसका कोई समाधान नहीं होगा, आपसे यही एंगल चलेगा, ठीक है। फिर भी आपको अगर भड़ास निकालना है तो आप कमेंट करके भड़ास निकाल लेंगे। मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। एग्जाम्पल देने के पहले एक क्वेश्चन मेरे द्वारा आप लोगों तक पूछा जा रहा है। अगर आप लोगों से कोई पूछ दे कि बताइए व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड, यानी चाल का मात्रक क्या होता है। बहुत विद्यार्थी तो मन ही मन जवाब दे दिए, लेकिन नहीं, इतना हड़बड़ाना नहीं है। अगर पूछेगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड, चाल का मात्रक क्या होता है, आप लोगों ने नहीं समझा, यह बहुत खतरनाक क्वेश्चन हो गया जिसका एक जवाब नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि स्पीड का यूनिट मीटर प्रति सेकंड भी होता है, सेंटीमीटर पर सेकंड भी हो सकता है, किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है, ठीक है, इंच पर मिनट भी हो सकता है, फुट पर सेकंड भी हो सकता है। ढेर सारा मात्रक हो जाएगा, बहुत सारा यूनिट हो जाएगा। किसका? मैंने क्या पूछा अभी क्वेश्चन, किसका यूनिट? स्पीड यानी चाल का मात्रक। तो अगर आप लोगों से पूछ दे व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड, चाल का मात्रक क्या होता है, तो आप लोग समझ जाइए इसका एक जवाब नहीं होगा, क्योंकि दीज ऑल आर द यूनिट्स ऑफ स्पीड, ये सभी चाल के मात्रक को ही निरूपित कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, अभी मैं अगर लिखना शुरू करूंगा, आप लोग समझ गए होंगे, अगर मैं लिखना शुरू करूंगा अभी कम से कम 10-15 और मैं लिख दूंगा। अब कहेंगे कैसे? तो फुट पर सेकेंड है तो फुट पर मिनट, फुट पर आवर, इंच पर सेकेंड, इंच पर आवर, यानी ढेर सारा यूनिट हो जाएगा। हां, यही अगर पूछेगा व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, तो एसआई यूनिट तो एक ही होगा, मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर यही पूछा व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड, चाल का मात्रक क्या होता है, इसका एक जवाब नहीं होगा। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी सब है। तो ऐसे सिचुएशन में क्यों नहीं हम लोग एक इसको इतने सारे को नहीं लिख करके अगर इसको एक तरीके से रिप्रेजेंट करना रहे, मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स का एक एग्जांपल देना चाहूंगा। यहां पर आप लोगों ने क्लास 9 या 10 कहीं भी आप लोगों ने पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, आप लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, उसका एक्सरसाइज बनाया है, बहुत सारा सवाल बनाया। एक एक्सरसाइज में सपोज अगर 20 क्वेश्चंस हैं, सब क्वेश्चन भले अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन सबका जनरल फॉर्मेट होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू, तो इसको हम लोग कहते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन यानी सामान्य निरूपण। अब आपके किताब में, आपके बुक में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर 20 क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज में, 20 का 20 क्वेश्चंस जो है सब इसी फॉर्मेट में होते हैं, तो वो 20 भले ही अलग अलग क्वेश्चन है, लेकिन सबका एक सिंगल रिप्रेजेंटेशन है, एकमात्र निरूपण है ये। ठीक उसी तरह से अगर यूनिट ऑफ स्पीड, चाल का मात्रक, चाहे मीटर पर सेकेंड हो, सेंटीमीटर पर सेकेंड हो, फुट पर सेकेंड हो, किलोमीटर पर आवर हो, ये भले ही अलग अलग तरीके से दिख रहे हैं, सबका एक सिंगल रिप्रेजेंटेशन जो है वो हम लोग लेंगे। उसी सिंगल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोगों ने इस 3 को रिप्रेजेंट किया है, निरूपित किया है। अब जरा आप लोग ध्यान देंगे, सबके यूनिट ऑफ स्पीड की बात हो रही है, मैं एग्जांपल लिया हुआ हूं, सबके ऊपर में ये क्या है, मीटर,
सेंटीमीटर, फुट, किलोमीटर, ये सब किसके यूनिट हैं? सब हैं यूनिट ऑफ लेंथ। सब क्या है? यूनिट ऑफ लेंथ। तो अगर यूनिट ऑफ स्पीड अगर लिखना हो तो उसको हम लोग जनरल यानी सामान्य तरीके से क्या लिखेंगे? यूनिट ऑफ स्पीड यानी चाल का मात्रक, इसको क्या लिखेंगे? यूनिट ऑफ लेंथ डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ टाइम। यानी ये हो जाएगा लंबाई का मात्रक, सबके ऊपर में था लंबाई का मात्रक और सबके नीचे में क्या था? समय का मात्रक। अब जरा ध्यान देंगे, इसको हम लोग जनरल तरीके से कैसे लिखेंगे? यूनिट ऑफ लेंथ, लंबाई का मात्रक, किससे निरूपित करेंगे? एल, ब्रैकेट नहीं छोड़ना है, डिवाइडेड बाय समय का मात्रक यूनिट ऑफ टाइम। तो अब अगर आपसे पूछे कि बताइए यूनिट ऑफ स्पीड क्या होगा, आप लोग कहेंगे एल बाय टी, क्योंकि आपसे तो कोई सिस्टम में नहीं पूछा गया, आपसे ना तो एसआई सिस्टम में पूछा गया, ना सीजीएस में, ना एफपीएस में, तो आप लोग क्या लिखेंगे? एल बाय टी। लेकिन यही अगर पूछेगा व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, चाल का एसआई मात्रक क्या है, तो आप लोग कहेंगे मीटर पर सेकेंड। तो ये जो हो गया एल बाय टी। अब आप लोग ध्यान दें, अब एल जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ, लंबाई के मात्रक का निरूपण। अब ये जो एल है मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, फुट भी हो सकता है, इंच भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, ये टी जो है सेकंड भी हो सकता है, ये मिनट भी हो सकता है, आवर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इसको हम लोग कहते हैं सामान्य निरूपण, जनरल रिप्रेजेंटेशन। इसीलिए हम लोगों ने इस तत्काल होते तो 7 हैं, लेकिन अभी 3 से हम लोगों को मतलब रहेगा, इसीलिए हम लोगों ने 3 को ही यहां पर सिलेक्ट किया है। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे इतना तक तो आप लोग सोच रहे होंगे इतना तक तो हम लोगों ने नोट कर लिया है, अब आगे भी कुछ नोट करने के लिए दीजिए, क्योंकि मेरा पेन जो है वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कब आप मुझे चलाएंगे। तो अब आपके पेन के चलाने की बारी आ गई है। ध्यान दें, आप लोग अब अपने पेन को चलाएंगे एक एग्जाम्पल के साथ, जो अभी मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दे रहा था। यूनिट ऑफ स्पीड इक्वल्स टू यूनिट ऑफ लेंथ डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ टाइम। यानी चाल का मात्रक, लंबाई कहें या दूरी कहें बात बराबर है, लंबाई का मात्रक बटे समय का मात्रक। ठीक है, तो अब इसको हम लोग जनरल तरीके, यूनिट ऑफ लेंथ, लंबाई के मात्रक को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एल। ध्यान रहे, मैं फिर आप लोगों को अलर्ट कर रहा हूं, ब्रैकेट नहीं छोड़ना है। हम लोग इसको क्या करते हैं, ये जो बटा है, डिवाइडेड है, इस फॉर्मेट में नहीं लिख करके लीनियर फॉर्मेट में, रैखिक रूप में लिखते हैं। बहुत सिंपल है, ये आप लोगों को पता है, आप लोगों के लिए नई बात नहीं है। एल तो ऊपर है ही, इस टी को अगर ऊपर ले जाएंगे तो टी पर यहां कुछ नहीं, पावर है, इसका मतलब 1 है। टी पर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? 1 है। तो टी को जब ऊपर ले जाएंगे तो टी पर पावर क्या हो जाएगा? तो ये हो गया यूनिट ऑफ स्पीड। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक्सेलरेशन, त्वरण, इसका जैसे अगर एसआई मात्रक कहें तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फुट पर सेकेंड स्क्वायर, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। मतलब कहने का मतलब सबके ऊपर में मीटर, सेंटीमीटर, फुट, किलोमीटर, यानी सबके ऊपर में है यूनिट ऑफ लेंथ, लंबाई का मात्रक, और सबके नीचे में है यूनिट ऑफ टाइम यानी समय के मात्रक पर पावर है 2। तब एग्जाम्पल नंबर 2, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, ये होता है यूनिट ऑफ लेंथ डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ टाइम पर पावर 2, यानी त्वरण का मात्रक ये होता है लंबाई का मात्रक बटे समय का मात्रक का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग सिंबल में कैसे लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग सिंबल में कैसे लिखेंगे? यूनिट ऑफ लेंथ लंबाई का मात्रक है तो L, यूनिट ऑफ टाइम समय का मात्रक है, स्क्वायर है। ठीक है, इस पर स्क्वायर। अब इसको एक साथ लिखना चाहेंगे, L और T पर पावर 2 को ऊपर करेंगे। बात समझ में आया? एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को और देना चाह रहा हूं, जैसे फोर्स, बल, इसका SI यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो न्यूटन के बराबर होता है। लेकिन यह तो हो गया इसका SI यूनिट। इसको सिंबल में कैसे लिखेंगे? ये किसका यूनिट है? यूनिट ऑफ मास, द्रव्यमान का मात्रक। ये हो गया यूनिट ऑफ लेंथ, लंबाई का मात्रक, और ये हो गया नीचे यूनिट ऑफ टाइम, समय का मात्रक पर पावर 2। तो एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को आज आखिरी दे रहा हूं। यूनिट ऑफ फोर्स ये होता है यूनिट ऑफ मास इंटू यूनिट ऑफ लेंथ यही ना है, और डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ टाइम पर पावर 2। पर पावर 2। इसको हिंदी मीडियम में लिखेंगे। ऑफलाइन जब आप लोगों का स्टार्ट होगा तो ध्यान रखिएगा, मीडियम अलग हो जाएंगे। बल का मात्रक द्रव्यमान का मात्रक इंटू लंबाई का मात्रक। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा? समय का मात्रक का होल स्क्वायर। अब आप लोग इसको कैसे लिखेंगे? द्रव्यमान का मात्रक यूनिट ऑफ मास कैपिटल M ब्रैकेट में, यूनिट ऑफ लेंथ लंबाई का मात्रक L, समय का मात्रक T का स्क्वायर, और सबको एक साथ लिखना हो ML, M इंटू L। इसको ऊपर करेंगे तो T पर पावर क्या हो जाएगा? -2। अब ये तो मैंने आप लोगों के सामने 3 एग्जाम्पल को रखा। अब जरा ध्यान देंगे, जब हम लोग, मेरे इस लाइन को ध्यान से सुनेंगे, जब हम लोग किसी भी डेराइव्ड क्वांटिटीज, ये सब व्युत्पन्न राशि है, डेराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट को
सिंबल में लिखते हैं, संकेतों में लिखते हैं, तो यही जो है ये इसी को कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला यानी विमीय सूत्र। तो Lt⁻⁻1 को कहेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड, यानी इसको कहेंगे चाल का विमीय सूत्र। इसको कहेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन यानी त्वरण का विमीय सूत्र। इसको कहेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स यानी बल का विमीय सूत्र। बात समझ में आया? ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है वो होता है सिंबल में, जब हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट को जब हम लोग सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं, किसके सिंबल में? फंडामेंटल यूनिट यानी मूल मात्रकों के संकेतों में जब लिखते हैं तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? डायमेंशनल फॉर्मूला। तो उम्मीद है आप लोगों को जहां मौका मिला होगा आप लोगों ने वीडियो रोक करके इसको नोट कर लिया होगा। तो अब आप लोग अपने अपने कॉपी पर हेडिंग डाल के छोड़ देंगे। हेडिंग डाल देंगे डायमेंशनल फॉर्मूला, विमीय सूत्र। ये हेडिंग डाल के आप लोग छोड़ देंगे। ये आपको इसका अभी तो मैंने मौखिक तौर पर समझा दिया डायमेंशनल फॉर्मूला, विमीय सूत्र। अब इसका डेफिनेशन और भी इसके बारे में कुछ और डिटेल जानकारी ये आप लोगों को कल वाले वीडियो में आप लोगों तक पहुंच जाएगा। ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल।